सेकंड जो हमारा डे है वो है हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का, कि जैसे कल हम लोगों ने जाना था कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों की जाती है, क्या होता है, इसके बेसिक्स हम लोगों ने जाने थे। अब जो हमारा आज रहेगा वो है स्ट्रेटेजी के बारे में भी। हाँ, कोई भी मार्केटिंग हम लोग बनाते हैं या कोई बिजनेस भी जैसे हम लोग करते हैं तो उसके बारे में एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, कैसे इसका बनाना चाहिए। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑनलाइन ग्रोथ चाहने वाले किसी भी व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट है। यह आपको सोशल मीडिया का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की योजना बनाने में मदद करता है, कि इसको प्लान करने में हमारे को मदद मिलता है कि हाँ हमें ये स्टेप्स हमें करना चाहिए। फर्स्ट स्टेप हमारे क्या हो सकते हैं, सेकंड, जैसे हम लोगों ने कल थोड़ा सा डिस्कस किया था कि हमारा ऑब्जेक्टिव सबसे पहले हमारे को क्लियर होना चाहिए कि हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन ही हम लोग आ रहे हैं, या हम लोग जैसे कि अगर हम लोग बिजनेस ही कर रहे हैं तो हम फर्स्ट स्टेप हमारा होता है ना कि हम लोग क्या बिजनेस करने वाले हैं, उसको कैसे हम लोग हमारे पास सामान कहाँ से आने वाला, हमारा कस्टमर कौन से होने वाला। उसी तरीके से सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी हम लोग को जो है हमारा स्ट्रेटेजी प्लान ये होगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग चाह क्या रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ें इसमें रहेगी और हम लोग टू वे कन्वर्सेशन करेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। मैम आपके पास भी आज शायद आवाज़ नहीं है तो आप बोलते रहेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, हाँ मुझे जी, लग, हाँ आवाज आ रही है। है ना। तो नहीं मतलब आपके पास भी उधर आवाज़ नहीं है तो आप भी बोलते रहेंगे तो मुझे लगा कि हम लोग आमने सामने हैं। नहीं, मेरे आवाज है, तीनों बच्चे पास में मंडरा रहे। चलो ठीक है फिर चलेगा, है ना। तो वो चीज़ें इसमें थोड़ा सा हम लोग करेंगे कि भी हम लोग जो है इसका सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में जो है आपका प्रभावी ढंग से इसका इफेक्टिवली यूज़ करने में आपको मदद मिलती है कि हम लोग क्या करेंगे। इस चर्चा में हम सक्सेस को ट्रैक करने के लिए टारगेट और केपीआई, केपीआई होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, मतलब आपका जो परफॉर्मेंस कितनी बेटर रही है इसका इंडिकेट करने के लिए। जैसे हमारी गाड़ी में होता है ना इंडिकेटर की भी, हमें लेफ्ट मुड़ना है तो हम लोगों ने पहले से इंडिकेट कर दिया तो पीछे वाले को इंडिकेट हो जाता है कि ये व्यक्ति लेफ्ट में मुड़ेगा। और एक अपना इंडिकेटर आपका उसमें आता है स्पीड का, कि आपकी स्पीड कितने पे चल रहे हैं। एक होता है आपका उसमें कितने किलोमीटर आप चल गए। तो ये केपीआईज होते हैं कि आपने जब गाड़ी शुरू की थी तो कितने किलोमीटर पे थी, और अभी जब आप कोई भी आप जर्नी करके आए हो 2 किलोमीटर की 4 किलोमीटर की, आप किसी एक जगह से दूसरी जगह आप आए हो तो उसमें आप एक डिफरेंस निकाल लेते हो कि हाँ जब हम लोगों ने शुरू किया था तब इतने किलोमीटर्स थे, अभी हमारे इतने किलोमीटर्स, तो उसमें से माइनस कर दिया तो मतलब हमें 2 किलोमीटर आए हैं 10 किलोमीटर आए उसे हमें पता चल जाता है। तो इसी तरीके से हमारे को उसमें केपीआई जो है वो हमारे को निर्धारित करना रहेगा, डिसाइड करना रहेगा। ऑडियंस रिसर्च और कस्टमर पर्सोना डेवलपमेंट, कस्टमर पर्सोना डेवलपमेंट में आता है आपका पर्सनल, आपका एक जो कस्टमर कौन कौन हो सकता है, हम लोग एक उसका एजम्पशन बनाएंगे कि हाँ अच्छा हमारा प्रोडक्ट जो है फीमेल का है। अब फीमेल में भी कि हमारा जो ऑडियंस लेवल है कि वो किस एज सेक्टर का है, कौन सी लोकेशन का है, ये आपका आएगा कस्टमर पर्सोना डेवलपमेंट में, है ना। तो ये चीज़ें जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म्स जो हैं वो भी पहले से उसके मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ ताकि आपको जब लास्ट में हम लोग करेंगे ना उन शब्दों का प्रयोग तो आपको समझ में आएगा कि हाँ हम लोग केपीआई किस बारे में बात कर रहे हैं, पर्सोनल डेवलपमेंट किस बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको पहले से समझ में आ जाएगा। ठीक है। और मार्केट को समझने के लिए कंपिटिटर एनालिसिस और अपने व्यवसाय के लिए सही प्लेटफॉर्म चूज करना शामिल करेंगे। जैसे हम लोगों ने कल जो डिस्कस किया था कि हमारा जो 3 4 5 जो प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, अब उसमें आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सही है वो चीज़ भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो वो भी हम लोग उसमें जानेंगे कि हाँ आपके बिजनेस के अकॉर्डिंगली कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो आपके लिए सही रहेगा। इनमें से प्रत्येक स्टेप आपके टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने और अपने मार्केटिंग उद्देश्यों यानी ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी के 4 महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर हम लोग नज़र डालते हैं। हम लोग डेली जो है 3 या 4 टॉपिक्स ही डिस्कस करेंगे कि हम लोग आज के जो डेली के जैसे हम लोग 3 या 4 हम लोग टॉपिक्स जो हैं उसमें डिस्कस करेंगे कि हाँ ये कौन कौन से टॉपिक रहे, तो उसमें से अपने को पता चल जाएगा कि आप क्या चीज़ें उसमें से कर रहे हो या हमारे को आज क्या क्या करना है। तो टॉपिक वाइज टॉपिक अपन जाते रहेंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। तो फर्स्ट जो आज का टॉपिक वो है आपका सेटिंग गोल्स एंड केपीआईज। आपका गोल यानी आपका जो उद्देश्य क्या है वो निर्धारित करना, और केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कि हाँ आप लोगों ने जैसे कोई भी काम किया तो एक हफ्ते का हमारा कितना हमारी परफॉर्मेंस हुई वो इंडिकेट करने के लिए हमें पता कैसे लगेगा। हम लोगों ने 1,000 रुपये खर्च कर दिया, एक महीना हम लोगों ने खर्च कर दिया, बट हमारी परफॉर्मेंस कैसे रही उसको पता कैसे लगाएंगे, उसके लिए आपका आएगा केपीआईज। सेकंड जो है आपका ऑडियंस रिसर्च एंड पर्सोनल डेवलपमेंट, आपका ऑडियंस रिसर्च करना है कि आपके लिए ऑडियंस कौन कौन हो सकता है, और उसके बाद उन ऑडियंस में से आपके लिए कौन सा, एक तो बिजनेस में से रिसर्च करेंगे कि हाँ आपका ये बिजनेस सेक्टर है साहब, उसमें हम जाएंगे कि हाँ ये हमारे बिजनेस में से हमारा ये ऑडियंस हमारा हो सकता है। उसके बाद आपके लिए कौन सा ऑडियंस हो सकता है, आपका कस्टमर कौन कौन सा हो सकता है, तो एक आइडियल कस्टमर पर्सोना हम लोग बनाएंगे कि हाँ ये हमारा कस्टमर हो सकता है। जैसे आप कपड़े में भी अगर आप काम कर रहे हैं तो सब कपड़े के अकॉर्डिंगली तो आपने बना लिया, या पेरेंट्स के या बच्चों के हम लोग कपड़े सेल कर रहे हैं ऑनलाइन तो उसमें से हम लोगों ने बना लिया। अब आपके लिए पर्सनली हम लोग उसमें बनाएंगे कि सब आपके लिए कौन कौन सा कस्टमर हो सकता है।
उसमें हम लोग जाएंगे कि हाँ आपके लिए जो है इसमें हम लोग जाएंगे कि साहब आपकी सिटी हम लोग देखेंगे, आप उनमें से कौन से कपड़े बेच रहे हैं, वो चीज़ें हम लोग उसमें जाएंगे। तो ये चीज़ें आपके उसमें जाएगी कि हाँ आपके लिए पर्सनल एक आइडियल कस्टमर हम लोगों ने बना लिया कि हाँ ये चीज़ें हमारा, ये कस्टमर हमारा हो सकता है। थर्ड हमारा रहेगा कंपटीटर एनालिसिस। आप जहाँ कभी भी कोई भी बिज़नेस आप लोग कर रहे हैं तो उसमें कंपटीटर का एक बड़ा सा रोल रहता है हमारे बिज़नेस को समझने में, तो उसका भी एनालिसिस करना हमारा ज़रूरी है कि हमारा जो अदर जो कंपटीटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या क्या स्ट्रेटजीज अपना रहे हैं, तो वो चीज़ों का भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। और फोर्थ जो है आपका चूजिंग द राइट प्लेटफॉर्म फॉर योर बिजनेस। आपके बिजनेस के लिए राइट प्लेटफॉर्म चूज़ करना कि आपको फेसबुक पर ही जो है आपके मार्केट को या आपके प्रोडक्ट को, आपके ब्रांड को प्रमोट करना चाहिए, आपके इंस्टाग्राम पे करना चाहिए, लिंक्डइन पर करना चाहिए, ट्विटर पर करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट जो है हमारा आपका सेटिंग गोल्स एंड केपीआईज। आप थोड़े थोड़े बीच में बोलते रहेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ मैं सिर्फ और सिर्फ लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, है ना। तो किसी भी सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजी में टारगेट निर्धारित करना पहला कदम है। जैसे आपका टारगेट ब्रांड प्रमोशन है, लीड जनरेशन या सेल्स बूस्ट हो सकता है। कि आपका जब आप भी कोई भी सोशल मीडिया मार्केटिंग आप करना चाह रहे हैं, आप जब इसमें फील्ड में आप आ रहे हैं, अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, तो आपका टारगेट क्या है इस पर सबसे पहले आपको करना चाहिए होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप एक बार वेल सेटल्ड बिजनेस हैं आपका, या किसी आप कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो जिसमें उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बने हुए हैं, तो हमेशा आपका टारगेट ये नहीं होगा कि साहब आपको तो जीरो से उनका जो सोशल मीडिया पूरा बनाना ही है ना। अगर नहीं है तो आपका जीरो से शुरू करना होगा कि इनके प्लेटफॉर्म से अकाउंट ही बनाने हैं। बट किसी कंपनी को आपने ज्वाइन किया या आपका जैसे अब एक अभी हो सकता है आपके अकाउंट जो बने हुए हों, बट उनका अब हम ये सारी चीज़ें सीख के अब आपका जो स्टेप क्या हो सकता है कि साहब मेरे तो बने हुए हैं बट मुझे फॉलोअर्स जो है यहाँ से जोड़ने हैं या मेरी सेल्स ही बढ़ानी है, मेरे को फॉलोअर्स नहीं जोड़ने, एक बार के लिए तो मेरे को सेल्स निकालनी है ना, ऑफर्स निकाल के मेरे को सेल करना है, तो वो चीज़ें आपका करना हो सकता है। तो इसमें अलग अलग आपके टारगेट हो सकते हैं। तो आपका टारगेट जो आपका ब्रांड प्रमोशन हो सकता है, लीड जनरेशन का हो सकता है। जैसे कई बार फेस्टिवल आ रहा है तो आप लोगों का ये टारगेट हो सकता है कि साहब मुझे अभी जो है मेरे पास ये फेस्टिवल आया और इस आ रहा है, इस मौके पे है जो मैं कोई भी ऑफर चला के मेरी सेल्स को बढ़ा सकता हूं। तो उस समय ये आपका टारगेट हो सकता है कि मेरे को लीड जनरेशन करना है, मेरे पास क्वेरीज आए, मल्टीपल क्वेरीज आए, एंड मैं उस चीज़ पे से एक बार इसको जो मेरे पास जो ये मौका है उसको मैं भुना लूँ। तो ये चीज़ें हो सकती है। या आपका सेल्स बूस्ट हो सकता है कि हाँ आपका जो अगर कोई वेबसाइट वगैरह है तो उससे हम लोगों को भी साहब हमारे को वेबसाइट से हमारे को सेल करना है, सेल्स बढ़ानी है, या आपने ऑनलाइन अपने फेसबुक अकाउंट से ही सीधा डायरेक्टली सेल्स बढ़ानी है। क्योंकि आजकल ऐसी चीज़ें भी आ रही कि आपने जो पेज के लिंक्स बना दिए, 1 पेज या 2 पेज की वेबसाइट्स होती है सीधा, जिसमें सीधा आप ऐड अकाउंट में या ऐड टू कार्ट वाले ऑप्शंस आते हैं, जिसको उन ऐड टू कार्ट वाले ऑप्शंस को सीधा आप फेसबुक पर लगा सकते हो उस लिंक को, तो वो सीधा ऐड टू कार्ट हो जाएगा और वो सीधा अपना पे करके आपके लिए वो चीज़ें हो जाएंगी, है ना। तो वहाँ से ये नहीं होगा कि वो व्यक्ति जो है पहले तो आपका प्रोडक्ट को या आपके ब्रांड को देखेगा, चुनेगा, एंड देन फिर आपका वेबसाइट पर आएगा, आपका अकाउंट क्रिएट करेगा। ये चीज़ें उसमें नहीं होती। आजकल बहुत इन्होंने ईजी कर दिया, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया, एक दूसरे में कनेक्ट कर दिया एक तरीके से। तो उससे क्या होता है कि सीधा ऐड टू कार्ट किया या बाय नाउ किया, बाय नाउ से सीधा वो पेमेंट वाले ऑप्शन पे आ जाएगा, पेमेंट वाले ऑप्शन पे उसने सीधा पे किया, अपना एड्रेस डाला और सीधा कुरियर पे, है ना। तो वो पहले की तरह का नहीं रहा कि आपकी वेबसाइट पे वो आएगा, फिर वो वेबसाइट पे आपका लॉगिन अकाउंट बनाएगा, रजिस्टर करेगा, अपने आप को अकाउंट बनाएगा, फिर उसके बाद वो पे करेगा, एड्रेस डालेगा। इतनी लंबी प्रोसेस इन्होंने आजकल रखी नहीं है। इन्होंने सीधी सीधी कर दिया कि जो है आपका ऐड टू कार्ट किया या बाय नाउ किया, आपके फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे इस तरह का ऐड चलते हैं आजकल, और सीधे जो है वहाँ से वो परचेज कर सकते हैं। उन्होंने अपना पेमेंट किया या सीओडी का ऑप्शन भी अगर आप रखते हैं तो सीओडी किया, एंड वो वहाँ से चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें हो सकती है। एक बार जब आपका टारगेट जो है वो स्पष्ट हो जाए कि हाँ मुझे सेल करना है, मुझे ब्रांड प्रमोशन करना है, मेरे को लीड चलाना है, तो आपको केपीआई सेट करने की ज़रूरत होती है। केपीआई का जो मैंने बताया था की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, केपीआई आपको ये जानने में मदद करते हैं कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए यदि आपका टारगेट जो है ब्रांड प्रमोशन है तो केपीआई आपके हर सप्ताह या हर महीने मिलने वाले फॉलोअर की संख्या या पोस्ट पर लाइक की संख्या हो सकती है। आपका जब अगर आपने केपीआई रखा कि आपको जो है ब्रांड प्रमोशन करना है, तो ब्रांड प्रमोशन में आपका केपीआई होगा कि भाई मैं आपके पेज पे जो है फॉलोअर्स कितने बढ़े, या आपके पोस्ट पर जो है पहले कितने लाइक्स आ रहे थे हर पोस्ट पर और अभी कितने लाइक्स आ रहे हैं। तो ये आपका एक केपीआई होगा, इंडिकेटर हो गया, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कि आपकी परफॉर्मेंस जो है कितनी इम्प्रूव हुई है
है ना। ये एक तरीका हो गया आपका ब्रांड प्रमोशन में आपका KPI। और यदि आपका जो टारगेट है कि फॉलोअर्स बढ़ाना या लीड जनरेशन करना, या आपका जो KPI हो गया कि साहब आपका टारगेट हो गया कि आपको जो सेल्स बूस्ट करना है, तो आपका KPI होगा कि आपको लास्ट वीक में आपको कितनी सेल्स मिली, या आपको कितने मंथ में कितने सेल्स हुई। ये चीज़ें आपके KPI को, आपको टारगेट के अकॉर्डिंगली वो चीज़ें सेट होती है। एक बार जब आप टारगेट निर्धारित करते हैं तो सोचें कि आप वास्तव में क्या हासिल करना चाहते हैं। यहाँ KPI के मैं कुछ एग्जाम्पल्स लूँगा, टारगेट के कुछ एग्जाम्पल्स अपन लोग डिस्कस करेंगे यहाँ क्या क्या आपके KPI हो सकते हैं। फर्स्ट जो है आपका इंक्रीज फॉलोअर्स। इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो करें। जब आपका टारगेट होता है कि आपको फॉलोअर्स बढ़ाने, फॉलोअर्स जो है इंक्रीज करने हैं, तो आपका KPI क्या हुआ कि आपके फॉलोअर्स जो हर महीने या हर सप्ताह, हर 3 महीने में आपके कितने फॉलोअर्स हो। एक टाइम ड्यूरेशन हमारा हो गया, सप्ताह ले सकते हैं अपन, 10 दिन ले सकते हैं, या 1 महीना ले सकते हैं, 3 महीने ले सकते हैं, या लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के मामले में हम लोग जाएंगे तो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल। तो आपकी इस ड्यूरेशन में हमारे कितने फॉलोअर्स बढ़े, वो चीज़ें आपका KPI हो गया कि हाँ हमारा 1 वीक में या 1 मंथ में हमारे फॉलोअर्स जो वो कितने बढ़े, ये आपका इसमें हो गया। सेकंड, अगर आपका टारगेट है इम्प्रूव इंगेजमेंट, आपके जो जुड़ा इंगेजमेंट में है जो वो इम्प्रूवमेंट हो, तो इसका मतलब है कि आप अपनी पोस्ट पर ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट चाहते हैं। इसके लिए एक अच्छा KPI प्रति पोस्ट औसत लाइक या प्रति पोस्ट कमेंट हो सकता है। आपके जो पहले जो लाइक्स आ रहे थे वो कितने हैं, और आपके जो कमेंट्स जो आ रहे थे पर हर पोस्ट पर वो कितने हैं, तो उसका एवरेज कितना आ रहा है, आप क्या उसमें जो है इम्प्रूव हुआ या नहीं हुआ। अगर आपका इम्प्रूव हुआ तो आपका KPI प्लस हो रहा है, आपका इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, माइनस हुआ या स्टेबल है वहीं के वहीं है, मतलब आपका जो है जो भी आप ऐड चला रहे हो, जो भी आपने स्ट्रेटजी जो अपनाई है वो कहीं ना कहीं काम नहीं कर रही है, तो उसमें आपको वापस से चेंज करने की आवश्यकता रहेगी। तो यहाँ आपको KPI से पता चल जाएगा कि हाँ हमारा जो स्ट्रेटजी जो अपनाई है हमने वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। थर्ड जो आपका टारगेट है, अगर आपका ट्रैफिक बढ़ाना, ड्राइव ट्रैफिक, अगर आप सोशल मीडिया से अपनी वेबसाइट पर ज़्यादा विजिटर लाना चाहते हैं, या फिर आपके जो फिजिकल जो स्टोर है आपका वहाँ पर आप विजिटर लाना चाहते हैं, तो आपको उसमें ट्रैक कर सकते हैं कि हाँ मेरे पास जो है सोशल मीडिया से मेरे पास कितने फॉलोअर्स आए हैं, उसमें विजिटर्स जो है मेरे पास मेरी वेबसाइट पर आए हैं, या मेरे फिजिकल जो स्टोर है उस पर कितना है। इससे हम लोग टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति इस तरह की चीज़ें एक्टिविटीज़ करते हैं फिजिकल स्टोर में, वो लोग पूछते हैं आते हैं किसी विजिटर को कि सब आपको हमारे बारे में कहाँ से पता चला। जैसे इस तरह के जो एड्स वगैरह जो चलते हैं, सर्वे फॉर्म भी चलते हैं ऑनलाइन, और या फिर जैसे आपके पास भी कॉल आते हैं, आप किसी में आप चीज़ें कर रहे होते हैं, या न्यूज़पेपर में भी इस तरह के ऐड आते हैं कि साहब आपको हमारे बारे में कहाँ से पता चला, है ना। तो ये आपका KPI उनका पता लगाने का एक तरीका होता है कि हमारे बारे में आपको पता कहाँ से लगा, आपको न्यूज़पेपर ऐड से लगा, किसी व्यक्ति से पता चला, आपके फ्रेंड से रेफरल से पता चला, या सोशल मीडिया से पता चला, आपको हमारे बारे में पता कहाँ से लगा, ताकि वो उस एक्टिविटी को वो बढ़ा सके, उनको पता लग सके कि ये जो हमारी एक्टिविटी है वो हमारी अच्छा काम कर रही है और उसको हम लोगों को कंटिन्यू करना है। फोर्थ जो है आपका बूस्ट सेल्स। आपको सेल्स अगर बढ़ानी है, अगर आपका लक्ष्य जो है, आपका टारगेट जो है सोशल मीडिया के ज़रिए ज़्यादा बिक्री करना है, तो आप सोशल मीडिया कैंपेन से होने वाली सेल्स को ट्रैक कर सकते हैं कि साहब आपकी जो सोशल मीडिया कैंपेन्स आपने चलाई है, या फिर आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो सारे अकाउंट्स हैं उनसे आपकी सेल कितनी बढ़ी है। ठीक है, ये चीज़ें इसमें आपकी आ जाएगी कि साहब हमारे को जो पहले हमारी हर महीने की 100 सेल्स इससे सोशल मीडिया से अकाउंट से होती थी, जब हम लोग ऐड नहीं चला रहे थे, हमारे पास फॉलोअर्स अच्छे थे, बट हमारे पास फिर भी 100 से 150 हमारी सेल्स उससे हो सकती थी। और जब हम लोगों ने जब अच्छे से उसको मैनेज करना शुरू किया, हमारा ऐड हम लोगों ने लगाए, उसके एक स्ट्रेटजी के साथ हम लोगों ने उसको प्लान किया, तो हमारी सेल्स जो हमारी बढ़ी है, 250-300 प्रति महीना हो रहा है, 400-500 हो रहा है। तो उससे हमें एक टारगेट पता लगेगा कि हाँ हमारे जो विजिटर्स हैं वो हमारे कितने बड़े हैं, या हमारी जो सेल्स हैं वो कितनी बढ़ी है। तो यहाँ आपके ये KPI जिसका हो गया, फर्स्ट आपका इंक्रीज फॉलोअर्स, आपके हर सप्ताह या हर महीने आपके कितने फॉलोअर्स बढ़े। सेकंड आपका इंप्रूव एंगेजमेंट, आपके पोस्ट पर लाइक्स या कमेंट्स कितने बढ़े। थर्ड हो गया आपका ट्रैफिक, है ना, ड्राइव ट्रैफिक, तो उसमें हो गया कि आपके फिजिकल स्टोर पे या आपके वेबसाइट पर कितने जो है विजिटर्स बढ़े। फोर्थ हो गया आपका सेल बूस्ट सेल्स, आपका सेल्स आपकी कितनी बढ़ी है, आपकी एक स्ट्रेटजी के साथ अगर आप लोगों ने प्लान किया है तो उसमें आपकी सेल्स कितनी बढ़ी है, ये आपके KPIs हो गए और आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। सेकंड आपका हो गया आपका आज का जो टॉपिक है ऑडियंस रिसर्च एंड पर्सनल डेवलपमेंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, इसमें अपने ऑडियंस को समझना बहुत ज़रूरी है। ऑडियंस रिसर्च से आपको ये जानने में मदद मिलती है कि आपके जो कस्टमर हैं, जो ग्राहक है, वो कौन है, उन्हें क्या पसंद है और वे अपना ऑनलाइन समय कहाँ बिताते हैं। आप कस्टमर पर्सोना
बना सकते हैं जो कि एक काल्पनिक यानी फिक्शनल कैरेक्टर होता है। जब हम लोग कोई मूवीज़ वगैरह जो एनिमेटेड जो मूवीज़ वगैरह हैं वो चीज़ें देख रहे होते हैं तो उसमें जो फिक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं ना, जैसे जो कार्टून की जो मूवीज़ होती है उसमें बच्चे उस चीज़ को एक तरीके से वास्तविक दुनिया में समझते हैं कि हाँ अच्छा ये वास्तव में है, वीर वगैरह या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं हाँ ये, या कई बार हम लोग मूवीज़ वगैरह में भी जो देख रहे होते हैं तो उससे हम लोग एक फिक्शनल कैरेक्टर की हम लोग कल्पना करते हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं। उसी तरीके से आपके अपने कस्टमर के बारे में भी आपको एक फिक्शनल कैरेक्टर बनाना है, कि एक आइडियल कस्टमर सेट बनाना है कि उसकी एज क्या हो सकती है। जैसे इसमें एक जो है आपका एक काल्पनिक चरित्र होता है, फिक्शनल कैरेक्टर होता है जो आपके आइडियल कस्टमर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सेल करते हैं तो आपका पर्सोना जो है 25 से 35 वर्ष की आयु का, या हम लोग इसको और भी कम में जा सकते हैं 18 से 35 तक की या 40 तक की आयु का एक एक्टिव पर्सन हो सकता है जिसे फिटनेस पसंद है। ये आपका एक पर्सोना हो गया कि हाँ यहाँ मेरा एक कस्टमर पर्सोना, मतलब ये हो गया कि हाँ 18 से लेके व्यक्तियों को फिटनेस पसंद होती है आजकल, या 20 से लेके हो गया, और 25 मतलब 30 35 या 40 तक की एज का हो गया। अब आप इसको फिजिकल स्टोर है आपका, तो आपका जो उसमें आगे के साथ मेरी सिटी के लोग ही उसमें आएंगे, है ना। आपके पास सिर्फ मेल के प्रोडक्ट हैं तो मेल के प्रोडक्ट्स को आप जा सकते हैं, बोथ के हैं तो बोथ में आप जा सकते हो, या ओनली फीमेल के प्रोडक्ट्स है, या आपके पास जो है अगर आप जो इस तरह के जो फिटनेस वाले जो पाउडर वगैरह जो आते हैं वो जो अगर चीज़ें आप सेल कर रहे हैं तो उस तरह की जो चीज़ें आपका उसमें आपका एक फिक्शनल कैरेक्टर आपने बनाएंगे कि हाँ जो व्यक्ति डेली जिम जाता है उस तरह की चीज़ें उसमें आएंगे। ठीक है, तो इसमें आपका फिटनेस फियोना एक नाम हमने दिया है। एक 30 ईयर्स की एक महिला हो सकती है जो योग और हेल्थी फूड कुकिंग में इंटरेस्ट रखती है। ये पर्सोनाज आपको ऐसे पोस्ट लिखने में मदद करते हैं जो सीधे उन लोगों से कनेक्ट करते हैं जिन तक आप पहुंचना चाहते हैं। अपने ऑडियंस को जानने से आपको ऐसी सामग्री बनाने में मदद मिलती है जो इंटरेस्टिंग एंड इंगेजिंग लगेगी। आपको जो कंटेंट आप लोग लिख रहे होते हैं, या चाहे ग्राफिक्स के लिए या जो आप राइट में जो कंटेंट लिख रहे हैं, है ना, वर्डिंग्स में, वो भी आपको बनाने में उसमें मदद मिलेगी कि हाँ आपको कंटेंट किस तरह का लिखना है, किस एज के लिए अकॉर्डिंगली लिखना है, किस जेंडर के अकॉर्डिंगली लिखना है, या किन किन का इंटरेस्ट किस में होगा उसके अकॉर्डिंगली लिखना है। ये चीज़ें आपको जानने में मदद मिलती है कि हाँ ये हमारा एक कंटेंट उस तरह का हो सकता है जो इस तरह के लोगों को पसंद आएगा। ऑडियंस रिसर्च करने के लिए सर्वे फॉर्म्स अवेलेबल हैं, सोशल मीडिया एनालिटिक्स और मार्केट रिसर्च जैसे टूल का आप उपयोग कर सकते हैं। इसके जो कुछ स्टेप्स हैं कि आप इसमें मार्केट आपके जो है ऑडियंस रिसर्च में या पर्सोना डेवलपमेंट में आप क्या चीज़ें क्या स्टेप्स आप फॉलो करके जो आप पर्सोना डेवलप कर सकते हैं, उसमें है आता आपका आइडेंटिफाई डेमोग्राफिक्स, एज, जेंडर, लोकेशन और जो उनकी इनकम है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको देख सकते हो कि हाँ आपके प्रोडक्ट्स कितने महंगे हैं, आपके प्रोडक्ट्स जो है किस एज के लोगों के लिए हैं, किस जेंडर के लिए हैं, या आपकी जो अगर आपका फिजिकल है या आप ऑनलाइन बेच रहे हैं, या आप जैसे ऑनलाइन भी बेच रहे हैं तो अगर आप सिर्फ फ्री डिलीवरी दे रहे हैं तो आप ये कह सकते हो कि साहब मेरी सिटी में या अंडर या नियर बाई जो है मैं 100 किलोमीटर्स के एरिया में मैं इसको फ्री डिलीवरी दे रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंगली आप उसको आपका कंटेंट जो है वो आप बना सकते हो। तो उसमें डेमोग्राफिक्स के अंदर ये चीज़ें 4 चीज़ें आती है, एज, जेंडर, लोकेशन और उसका इनकम। तो इसके अकॉर्डिंगली आप उसका जो है कंटेंट आप बनाएंगे। फिर उसके बाद आता है आपका आइडेंटिफाई इंटरेस्ट, हॉबीज़, परफॉर्मेंस और बिहेवियर के बारे में आप जानें कि उनकी क्या क्या हॉबीज़ हो सकती हैं, है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें लिख सकते हैं कि साहब आप कंटेंट जो है वो बना सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें जो है आपकी उसमें जा सकती है ना। फिर उसके बाद आपका आएगा क्रिएट पर्सोनास। एक बार जब आपके पास ये सारी चीज़ें डेटा हो जाए, आपके पास एज हो जाए, जेंडर हो जाए, लोकेशन हो जाए, उसका इनकम सोर्स हो जाए, उसकी हॉबीज़ आ जाए, उसकी प्रेफरेंसेस हो जाए, है ना, उसका बिहेवियर आपके पास पता चल जाए, तो इसके बिहाफ पे आपको एक जो है क्रिएट एक पर्सोना आपको बनाना होगा कि हाँ ये हमारा मेरा जो एक आइडियल कस्टमर होगा हो सकता है, या फिक्शनल जो करेक्टर का एक मेरा कस्टमर ये व्यक्ति हो सकते हैं। उसमें भी आप 2-3 पर्सोना आप बनाएं तो वो ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहता है कि हाँ हमने 2-3 अलग पर्सोनाज हमने बनाए और उससे हमें पता चलेगा कि ये पर्सोना हमारे लिए काम कर रहा है या ये नहीं कर रहा है ना। किसी भी चीज़ में जब हम लोग जाएँ तो उसमें 2-3 तरीके से एक तरीके से हम लोग बनाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। चाहे जब हम लोग आगे जब हम जो ऑडियंस हम लोग बनाएंगे तो उस ऑडियंस में भी हमें 2 या 3 तरह के ऑडियंस हमें बनाने रहते हैं। ए बी टेस्टिंग में हमें काम आते हैं कि हाँ इस तरह का जो है आपका ऑडियंस है वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होता है ना। तो इस तरीके के लिए आप जो है 1-2-3 मतलब 3-4 आपको एक तरीके से पर्सोनाज आपको बनाना चाहिए कि आप क्या क्या आपका कस्टमर किस तरह का आपका कस्टमर हो सकता है। फोर्थ जो है आपका कंपटीटर एनालिसिस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है
हम लोग कोई भी बिजनेस जब हम लोग करते हैं तो हमारे आसपास के बिजनेस को भी देखते हैं कि आपके कंपटीटर कौन कौन है, क्या क्या वो चीज़ें, क्या स्ट्रेटजीज वो अपना रहे हैं। कंपटीटर एनालिसिस का अर्थ यह है कि आपके सेक्टर में अदर बिजनेसेस सोशल मीडिया पर क्या कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वो किस प्रकार का कंटेंट जो है पोस्ट करते हैं, वो कितनी बार पोस्ट करते हैं और उन्हें कितना इंगेजमेंट मिलता है। इससे आपको ये समझने में मदद मिलती है कि किस तरह का कंटेंट काम करता है और किस तरह का कंटेंट काम नहीं करता है। अपने कंप्यूटर को एनालाइज करके आप मार्केट में कमियां पा सकते हैं या अपनी स्ट्रेटजीज के लिए नए आइडियाज़ खो सकते हैं। आपके जिस तरह का बिजनेस है उसी तरह के अदर बिजनेस को आप सोशल मीडिया पर ढूंढें और उस पर उन लोगों को देखें कि वो किस तरह का कंटेंट पहले तो वो डाल रहे हैं, कि हाँ इस तरह का कंटेंट वो लोग जो डाल रहे हैं उस पर उनको इंगेजमेंट भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ना। तो अलग अलग मल्टीपल बिजनेस को आप जब देखेंगे तो उनमें से भी आप देख पाएंगे कि किस तरह के जो कंटेंट पर है उनको रेस्पॉन्स मिल रहा है या किस तरह के कंटेंट पर उनको रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो कहाँ आ रहा है या पॉजिटिव चीज़ें आ रही है तो कहाँ आ रही है। तो 2 या 3 5 अपन बिजनेसेस को जब हम लोग सोशल मीडिया पर एनालाइज करेंगे तब जाके हमें पता लगेगा कि हाँ इस तरह की चीज़ें हमारे लिए काम कर सकती है या इस तरह की चीज़ें हमारे लिए काम नहीं कर सकती है। तो ये हम लोग जब हम किसी भी फील्ड में उतरते हैं तो हमारे लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में हमारे को कंप्यूटर को एनालाइज करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है ना। तो अब हमारे कंप्यूटर एनालिसिस करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हो सकती है, एनालाइज तो करना है, बस क्या क्या आपकी उसकी स्टेप्स हो सकती है। जैसे हम लोगों ने ऊपर बनाया पर्सोनाज हम लोगों ने बनाए तो वो उसमें भी हमारी जो है स्टेप्स हुई हमारी कि हाँ साहब इस तरह की चीज़ें हम लोगों को करना चाहिए। या आपका जो है गोल्स हम लोग कर रहे हैं या KPIs हम लोग सेट कर रहे हैं तो उसमें भी हमारा हो सकता है कि यही हमारा KPI हो सकता है। तो आपको जब आपका एनालाइज भी करना है तो उसमें आपको किस तरह की चीज़ें को आपको एनालाइज करना है, ये चीज़ें आपको उसमें पता लगती है कि क्या क्या उसकी स्टेप्स हो सकती हैं। तो इसके अंदर ये पूछो। थर्ड पार्ट क्या था, एक बार मैं थर्ड पार्ट मिस हो गया क्या? नहीं नहीं, थर्ड एक्चुअली यहाँ फोर्थ आ गया, इसका फोर्थ नीचे है। अच्छा हाँ राइट प्लेटफॉर्म वाला है वो फोर्थ नीचे, मैं इसी को ही सही करने का प्रयास कर रहा था, कोई इसको बाद में कर लेंगे। ये इसके क्या कि नीचे इसके साथ ही सीधा आ गया। हाँ इसको मैं नोट कर लेता हूँ कि आपको इसको फोर्थ जो है इसको मेरे को सही करना है। ठीक है, ये आपका इसमें हो गया कि अपने को जब अपन हमारे कस्टमर्स को एनालाइज कर रहे हैं तो उसकी क्या क्या स्टेप्स हो सकती है। एनालाइज तो करना है बट किसी भी चीज़ को करने के स्टेप्स क्या हो सकते हैं, उसमें आपका हो गया कि आइडेंटिफाई कंपटीटर्स। अपने जैसे बिजनेसेस आप ऑनलाइन खोजें कि आपके किस तरह के बिजनेसेस आपके ऑनलाइन अवेलेबल हैं। ठीक है, आपकी सेक्टर के आपकी फील्ड के अलग अलग जो बिजनेसेस हैं उनको अपने को खोजना होता है और उनकी एक लिस्ट बना लेनी होती है। खोजने के बाद अपने को लिस्ट भी बनानी है, हमें हर एक चीज़ जो भी करनी है वो हमें उसका लिस्ट आउट करना है ना। यहाँ हम लोग बनाएंगे कि हाँ ये हमें करना है बट उसकी लिस्ट बनाना ज़रूरी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका कंटेंट एनालिसिस। देखें कि वो किस तरह के पोस्ट बनाते हैं और क्या वे फनी कंटेंट बनाते हैं, एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं या सिर्फ प्रमोशनल कंटेंट बनाते हैं। तो वो क्या कर रहे होते हैं वो चीज़ें हमें करना ज़रूरी है कि हाँ ये इस तरह के वो कंटेंट वो बना रहे हैं और इन कंटेंट में भी किस तरह के कंटेंट में उनको अच्छा इंगेजमेंट जो मिल रहा है। तो थर्ड हो गया आपका चेक इंगेजमेंट। ध्यान दें कि उनके पोस्ट को कितने लाइक और शेयर या कमेंट उनको मिलते हैं। तो इसमें भी आपको किस तरह के जो कंटेंट है उस पर उनको कितना रेस्पॉन्स मिल रहा है वो चीज़ों को आपको थोड़ा सा एनालाइज करना होगा कि हाँ फनी कमेंट्स पे ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है तो उनसे उनकी क्या ब्रांडिंग अच्छी हो रही है। एजुकेशनल मिल रहा है तो भी उससे रेगुलर जो है व्यक्ति उनके साथ जुड़ा रहता है ना। उससे जो एजुकेशनल कंटेंट पे अगर उस पर रेस्पॉन्स अच्छा आ रहा है मतलब उन्होंने उस पेज को भी लाइक कर रखा है, उन्होंने वो फॉलोवर्स भी हैं उनके अच्छे फॉलोवर्स हैं और अगर कमेंट्स कर रहे हैं मतलब लोग उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। तो उसी तरह का कंटेंट हम लोग जो है बना सकते हैं। तो ये तीनों तरीके की चीज़ें जो होगी उनको वापस से हमें उस कैटेगरी में भी जाना है कि फ़नी, एजुकेशनल, प्रमोशनल। ठीक है, अब इनमें आपको देखना है कि फ़नी कंटेंट पे आपको लाइक, शेयर और कमेंट कितना मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ें आपको वापस नोटिस बनाना है कि हाँ हमें इस तरह के कंटेंट हमें कितना बनाना है, उसका रेशियो क्या हो सकता है। एजुकेशनल कंटेंट बनाना तो उसका रेशियो क्या हो सकता है, या सिर्फ प्रमोशनल पे जाना है तो उसका रेशियो कितना हो सकता है। ठीक है, फोर्थ जो स्टेप है उसका आप उनसे सीखें, पता लगाएं कि अदर बिजनेसेस के लिए क्या अच्छा काम करता है और इस बारे में सोचें कि आप अपने कंटेंट में सिमिलर आइडियाज़ का उपयोग कैसे
कर सकते हैं। अब ये जब तीनों कैटेगरीज का आप लोगों ने कंटेंट हम लोगों ने देख लिया कि हाँ साहब ये फनी कंटेंट बना रहे तो उस पर रेस्पॉन्स कितना आ रहा है, एजुकेशनल कंटेंट बना रहे तो उस पर कितना आ रहा है, या अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अपनी सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए अगर वो कंटेंट बना रहे हैं तो उसमें उनको रेस्पॉन्स कितना अच्छा आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली अब आपके लिए क्या अच्छा काम कर सकता है या क्या अच्छा काम नहीं कर सकता है, इससे हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ हमें हमारे लिए जो है कौन सा कंटेंट बनाना है। ये रिसर्च ये देखने में मदद करता है कि आप कहाँ अलग दिख सकते हैं और आपके ऑडियंस का इंटरेस्ट जो है किन टॉपिक्स में ज़्यादा है, क्योंकि आपका उन दोनों का ऑडियंस तो सेम ही है। आपने सिमिलर या आपके कंप्यूटर एनालिसिस कंप्यूटर को ही आपने उसका सोशल मीडिया जो चैनल है या जो उनके अकाउंट्स हैं उनको आपने एनालाइज किया, तो उससे आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ आपका दोनों का ऑडियंस सेम है, तो अब आप किस तरह का जो है कंटेंट आप बना सकते हो, है ना। तो आपके ऑडियंस में आपका इंटरेस्ट किस तरह के कंटेंट में है, अब उसी तरह का कंटेंट जो आप अपने लिए भी बना सकते हो। फोर्थ जो है आपका चूजिंग द राइट प्लेटफॉर्म फॉर योर बिजनेस, अपने बिजनेस के लिए सही प्लेटफॉर्म चुनना। मैंने कल ही या फर्स्ट क्लास में ही कहा था कि भी सभी बिजनेस के लिए सभी प्लेटफॉर्म एक जैसे नहीं होते हैं, है ना। तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक जैसे नहीं होते हैं और अलग अलग बिजनेसेस अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बेहतर परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल यदि आपके पास बहुत सारा विजुअल कंटेंट है तो इंस्टाग्राम या पिंटरेस्ट सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यदि आप B2B बिजनेस टू बिजनेस सेल्स पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो लिंक्डइन बेहतर हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो प्रोफेशनल जो लोग जो है वो ज़्यादा मिलते हैं, है ना। और फिर उसके बाद या फिर आप सीधा आपके पास ऐसा कोई कैटेगरी फिक्स नहीं है तो आप उसमें ज़्यादा जा सकते हो कि हाँ फेसबुक पर आप प्रमोट कर सकते हो, है ना। अगर आपका कोई न्यूज़ चैनल टाइप का इस तरह का कंटेंट है जहाँ आप रियल टाइम में न्यूज़ अपडेट दे रहे हो तो आप उन लोगों पे जा सकते हो जहाँ आप ट्विटर पर आप जा सकते हो, ठीक है। तो बिजनेसेस के लिए मेनली दो तरह के कंटेंट ज़्यादा जाता है। अगर आपका होलसेल का या बिजनेस टू बिजनेस का है तो आप उसमें लिंक्डइन पर जा सकते हो, अदरवाइज आपको जो है फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप जा सकते हो। अगर आपका यूथ का है तो आप इंस्टाग्राम को भी जो है पर ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हो, आप फेसबुक पर आप उसको फेसबुक को जो आप उसको सेकेंडरी रख सकते हो, ठीक है। तो आपके बिजनेस का आपका बिजनेस किस तरह का है उसके अकॉर्डिंगली आप अपना कंटेंट बनाएंगे और उसी तरह के प्लेटफॉर्म को आप प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। आपको ऐसा प्लेटफॉर्म चुनने की ज़रूरत है जहां आपके टारगेटेड ऑडियंस अपना टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसा करके आप सही लोगों तक पहुंचेंगे और अपने सोशल मीडिया स्ट्रेटजी को और अधिक इफेक्टिव बनाएंगे। कि जैसा अभी मैंने डिस्कस किया कि अगर आपका विजुअल कंटेंट वाला या उस तरह की चीज़ें हैं तो आप इंस्टाग्राम पर ज़्यादा जा सकते हो या पिंटरेस्ट पर जा सकते हो। आपका बिजनेस टू बिजनेस है जहाँ प्रोफेशनल्स लोगों से बातचीत का है तो आप लिंक्डइन पर आप रह सकते हो। या आपका रियल टाइम न्यूज़ का है या इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ रियल टाइम न्यूज़ आप अपडेट कर रहे हो, कंटेंट अपडेट कर रहे हो तो आप जो है ट्विटर पर आप रह सकते हो। या नॉर्मलाइज इस तरह की चीज़ें हैं तो आप फेसबुक पर जो है लोगों से कनेक्ट हो सकते हो, वहाँ अपना एक ऑडियंस बेस आपको बना सकते हो। तो इस तरह का आप काम इस तरह का चीज़ें स्टेप्स करके आप जो है सही लोगों तक पहुँच सकते हैं और अपनी सोशल मीडिया स्ट्रेटजी को और अधिक इफेक्टिव बनाएंगे। हेलो, सही, हाँ मैम। पिंटरेस्ट पर क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? पिंटरेस्ट पर आपको आपकी मार्केटिंग के लिए ज़्यादा मिलता है, वहाँ से आपको सेल्स या उस तरह की चीज़ें नहीं, क्योंकि इसका एसईओ अच्छा होता है। आप किसी भी तरह का कोई भी चीज़ ढूंढेंगे या कोई फ़ोटो आप ढूंढेंगे, जैसे आपका आर्ट एंड क्राफ्ट का है, ठीक बात है, तो उसमें जब आपकी जो भी चीज़ें हैं आप उसके फ़ोटोज़ या वीडियोज़ जो हैं वो आप वहाँ अपलोड कर सकते हो। तो अपलोड वहाँ करने आपके लेकिन बारे उससे में कुछ अर्निंग तो नहीं होती उससे, लेकिन ना। अर्निंग उससे नहीं होती है, बट वहाँ से आपको रेफरेंस मिल सकता है, मतलब आप रेफरेंस में आ सकते हो। अच्छा, कॉल वगैरह वहाँ पे डिटेल्स डाल सकते हैं, नंबर हाँ, ना। कॉल डिटेल्स आप डाल सकते हो, आपकी वेबसाइट वगैरह जो आप उसमें डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हो। तो उससे क्या होगा, अगर आपका कोई इंस्टाग्राम का जो आपका अकाउंट है वहाँ पे लोग वहाँ से रेफ़र हो सकते हैं और वहाँ से आपको इनडायरेक्टली बिजनेस मिल सकता है और इसका सबसे ज़्यादा काम इसी में ही आता है। हाँ, पिंटरेस्ट ज़्यादा बेनिफिट्स है, मैं खुद ही वही ज़्यादा यूज़। हाँ, तो वहाँ से आपके पास क्वेरीज भी आती हैं क्योंकि वहाँ से कहीं ना कहीं रेफ़र तो लोग होते ही होते हैं, उसमें आपके लिए ज़्यादा उसमें काम में आता है जी। तो सही प्लेटफॉर्म चुनना आपके ऑडियंस के जानने के बारे में है। तो यहाँ कुछ जो है प्लेटफॉर्म में के बारे में आपको बता देता हूँ कि वो किस काम के लिए है और किसके लिए सबसे अच्छे हो सकते हैं। फर्स्ट जो है आपका फेसबुक, ब्रॉड ऑडियंस से जुड़ने के लिए अच्छा है। यहाँ टेक्स्ट, फोटो, वीडियो और लिंक आप जो है शेयर कर सकते हो। यहाँ सबसे ज़्यादा कैटेगरीज जो हैं वो आप शेयर कर सकते हो कि जैसे इंस्टाग्राम पर आप सिर्फ फ़ोटो और वीडियो ही शेयर कर सकते हो, खाली टेक्स्ट या खाली लिंक आप शेयर नहीं कर सकते।
उसी तरीके से आप ट्विटर पर जो है आपका छोटा कंटेंट आप डाल सकते हो, है ना। और इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इन सभी के अपने अपने लिमिटेशंस हैं, बट फेसबुक की कोई लिमिटेशंस नहीं है। सबसे ब्रॉड ऑडियंस जो है वो फेसबुक पर है, और सबसे लंबा कंटेंट या सबसे ज़्यादा तरीका का कंटेंट है वो भी आप फेसबुक पर ही आप डाल सकते हो, ठीक है। सेकंड जो है आपका इंस्टाग्राम, फोटो और छोटे वीडियो जैसे विजुअल कंटेंट के लिए आप सबसे अच्छा और स्ट्रॉन्ग विजुअल वाले ब्रांड के लिए ये सबसे बढ़िया है। इंस्टाग्राम पर आप जो आपका एक अच्छा विजुअल क्वालिटी वाला अगर आपके पास कंटेंट है तो आपको इंस्टाग्राम पर आपको होना चाहिए, या रील टाइप के कोई वीडियोज़ हैं या छोटे वीडियोज़ हैं तो आपको इंस्टाग्राम पर होना चाहिए। आपका जो कंटेंट है आप वहाँ डाल सकते हो, क्योंकि वहाँ पर लोग ज़्यादा समय नहीं बिताते, वो स्क्रॉल करते रहते हैं। तो लंबे वीडियोस के लिए तो कोई व्यक्ति अगर सुनने के लिए वो बैठा है या वो मानसिकता लेके आया है तो वो यूट्यूब पर जाएगा, बट वो अपना टाइम स्पेंड कर रहा है ऐसी जनरली, तो वो इंस्टाग्राम पर नहीं आएगा। इंस्टाग्राम पर तो वो लंबी बस वो स्क्रॉलिंग करता रहेगा। तो 5 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर अंदर अगर आप अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को अगर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, उसका कोई उस तरह का कोई वीडियो बना सकते हो, तो आप इंस्टाग्राम पर आपका वीडियो आप डाल सकते हो, या फिर आप इमेजेस जो है कोई ग्राफिक्स आप बना के वहाँ अपडेट कर सकते हो। ट्विटर जो है रियल टाइम अपडेट और आकर्षित या कम्युनिकेशन के लिए अच्छा है, या न्यूज़ अपडेट्स या जो ट्रेंडिंग में क्या चीज़ें चल रही है उसके लिए सबसे अच्छा है। उस ट्रेंडिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उस तरह का उससे रिलेट करके अगर आप कोई कंटेंट बना सकते हैं तो आपको ट्विटर पर होना चाहिए, है ना। जैसे आप जनरली अदर जो मैक्सिममली जो बिजनेस हैं वो मोस्टली जो फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं उन पर ही ट्विटर पर वो लोग अपडेट करते हैं, ज़्यादा चीज़ें वो लोग ट्विटर पर अपडेट नहीं करते हैं, है ना। तो हम लोग उनको भी रिकमेंड यही करते हैं कि आप अगर उसमें डाल रहे हैं तो आप उसी पर ही डालें, आपके जो भी ट्रेंडिंग जो चीज़ें हैं, क्योंकि इस तरह के जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी, न्यू ईयर, इस तरह की जो चीज़ें के लिए तो लोग सभी बिजनेसेस जो हैं उस पर ट्विटर पर भी अपडेट करते हैं। बाकी जनरली वो अदर कंटेंट जो है वो लोग ट्विटर पर अपडेट नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता आपका लिंक्डइन, B2B मार्केटिंग और प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए जो है ये आइडियल एक अच्छा आइडियल प्लेटफॉर्म है। आर्टिकल और महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने के लिए बेहतरीन ये आपका एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपका कोई बिजनेस इस तरह का है जहां आपके अदर बिजनेस को डायरेक्टली आप अप्रोच कर रहे हो, तब तो आपको लिंक्डइन पर होना चाहिए। बाकी आपको लिंक्डइन हम लोग सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि हाँ ठीक है, अगर आप समय निकाल के उसमें अच्छे कंटेंट जो है आप उस पर रेगुलरली शेयर कर सकते हो, आप अपने आप की एक बड़ी इमेज बनाने के लिए आपको उसमें होना चाहिए, बट उसमें कंटेंट जो है वो भी आपको फिर लिखना उसमें अच्छा आना चाहिए। आपके पास कंटेंट लिखने के लिए एक अच्छे से टीम होनी चाहिए, या आपके पास समय उतना अच्छा सा होना चाहिए कि हाँ उस पर एक अच्छा कंटेंट बना सकते हो और लिख सकते हो। एक अपने आप को सुपीरियर अगर आप शो कर सकते हैं तब आपको लिंक्डइन पर होना चाहिए, वरना आपको होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। आपको ऐसा प्लेटफॉर्म चुनना चाहिए जिनका आपके टारगेट ऑडियंस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है। ये दोनों तीनों चारों में हम लोगों ने बता दिया कि किस तरह के कंटेंट जो है के लिए आपका या किस तरह का ऑडियंस आपको वहाँ मिलता है। अब इनमें से आपका ऑडियंस किस लेवल का है, किस कैटेगरी का है, उसके अकॉर्डिंगली आपके बिजनेस प्रमोशन के लिए आपको उस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। बाकी अदर प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हो सकते हो, बट उसको उतना समय या उतना बजट उतना अलोकेट नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें इसमें आती हैं। थोड़ा थोड़ा कल से ज़्यादा आपका इसमें मैं मानता हूँ कि समझ आया होगा सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में। कल जो हम लोगों ने फर्स्ट डे सुना हाँ। उससे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। या कल पहले तो ये बताइए, कल का जो अपन ने है वो उसको थोड़ा बहुत पढ़ा अपन ने, PDF मैंने आप दोनों को शेयर करी थी शाम को, हाँ। है ना। क्योंकि हमारे को कभी भी है ना ये शेयर करना, मतलब उसको आने से पहले उस PDF को शायद 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, 15 मिनट भी नहीं लगेंगे, एक बार उसको रीड आउट जरूर कर लें, ताकि हमारे को एक दिन पहले वाला जरूर क्लियर रहे, क्योंकि वो एक दूसरे से रिलेट जरूर है। तो वो ज़्यादा ठीक आपके लिए ये रहेगा कि आप उस चीज़ को क्लियर करके आएंगे, थोड़ा उसको एक बार वापस से व्यू करके आएंगे तो वो ठीक रहेगा। उसमें 3 टॉपिक्स ही थे कल तो। हाँ, ये 3 या 4 ही टॉपिक्स रहेंगे, इतना ही समय का उसमें रहेगा, क्योंकि ये सुनने का ही है ना, केवल करने का नहीं। जब हम करने पे आएंगे ना तो हम लोग सीधा सीधा केवल कई बार तो हम लोग एक टॉपिक या आधा टॉपिक पे ही हम लोग आएंगे, एक टॉपिक पे ही हमें समय ज़्यादा लग जाएगा, ये चीज़ें हमारे उसमें ज़्यादा आएगी। बट चूंकि जब सुनना ही है केवल 1 घंटा, तो फिर हम लोग 3-4 टॉपिक तो हम लोग उसमें जाते जाएँ, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं चला जाऊँगा तब भी वो मतलब एक तरीके से ऊपर से चला जाएगा फिर वो, क्योंकि ये छोटे छोटे थे और ये एक दूसरे से रिलेट है, तो हम लोगों ने इसमें 4 टॉपिक ले लिए। इस बारे में कुछ पूछना या कल का कोई पूछना? नहीं, बस कल का तो ठीक है, है ना, चला ठीक है। ठीक है सर। इसकी PDF भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में आपको भिजवा देता हूँ। बाय।
ठीक है जसो मैम, और कुछ? नहीं आज तो आप जो है अलार्म जरूर लगा लीजिए दोनों, हाँ जी, हाँ जी। ठीक। ठीक है। और अगर आप वहाँ से कॉल कर रहे हो और नहीं आ रहा तो आप मैसेज डाल दीजिए। आप एक काम करें ना, वो वाला जो मैंने बताया था ऑप्शन, मैं वो कि कर देता उसमें हूँ। ईमेल एड्रेस डाल दो तो। उसमें फिर मैडम नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, कई बार दिक्कत हो जाएगी। या और कोई व्यक्ति, जैसे हम लोग उसमें लेते हैं ना डेमो क्लास के लिए किसी को लेंगे, तो वो व्यक्ति उसमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। हम लोगों ने उसमें किया था अभी वेबिनार में, संडे को एक वेबिनार की थी, उसमें वही वाला ऑप्शन कर दिया था, तो उसमें थोड़ी सी हमारे साथ गड़बड़ हो गई थी। कई सारे बच्चे जो है वो उसमें ज्वाइन ही नहीं कर पाए। वो बाद में मुझे समझ में आया कि यार हमने वो थोड़ा गलत ऑप्शन उसमें चूज कर लिया था, तो ये थोड़ा सा हो गया। कल से हम लोग 11 बजे इसमें हम लोग इस पे लाइव रह जाएंगे, कहीं उसमें समय पे नहीं हम तो लोग एक रहेंगे। काम करो, क्योंकि ये हम लोगों के बीच में है ना, जैसे हाँ। अभी लोग कम है, हम्म। तो इसके अंदर ओपन कर दो, उसको ठीक ओपन है, कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, तो डन। ताकि हम लोग जुड़ जाए बस। डन। हम्म। तो ठीक है जसू मैम। ठीक। ओके। ओके।